अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि हमारा टॉपिक 10th टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में बहुत सारे सवालात पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे सीएसएस है, पीएमएस है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हवाले से एलएलबी का पेपर है, या चाहे वो एलएलएम का, किसी भी हवाले से वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, इसका डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। डॉक्ट्रिन है क्या? द रूल और प्रिंसिपल और द थ्योरी, किसी भी किस्म के जो असूल हैं, जो असूल व ज़वाबित हैं, या थ्योरी जो बयान कर दी जाए, या किसी चीज़ के बारे में ये कहा जाए कि ये रूल सेट है, ये ऐसे ही होगा, तो उसे क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन। सो मीनिंग ऑफ प्रिविटी क्या है? अ रिलेशनशिप इन विच अ पर्सन स्टैंड्स टू ट्रांजैक्शन इन विच ही इज अ पार्टी। कोई भी ऐसा रिलेशन जो दो पार्टी के दरमियान हो, उसको हम प्रिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो गाड़ी की सेल और परचेज का है, तो हम दोनों उसमें क्या है? पार्टीज हैं। तो हमारी प्राइवेसी है उसमें, हमारी प्रिविटी है। कोई तीसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? प्रिविटी मीन्स रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज हु हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपको एग्जांपल दे दी, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट, तो हम दोनों ही उसमें पार्टीज हैं। तो डॉक्ट्रिन क्या है? रूल और थ्योरी। तो प्रिविटी क्या है? कि वो एक रिलेशनशिप जो दो पार्टीज के दरमियान है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या? वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया और दो पार्टीज ही आपस में बाउंड है, तीसरी पार्टी उसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। टू कॉन्सिक्वेंसेज है जी इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें जो स्ट्रेंजर कैन नॉट सू इवन दो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। चाहे कॉन्ट्रैक्ट उसके फायदे के लिए हो तीसरे बंदे के, लेकिन फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट के में सू नहीं कर सकता, दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। ही प्रोवाइडेड कंसिडरेशन, चाहे उसने कंसिडरेशन दी है, जो भी। जब दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन दो के बारे में ही सारे मामलात होंगे। तीसरी पार्टी इज टोटली लेमन, और मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। नो ऑब्लिगेशन ऑन स्ट्रेंजर। अब जब तीसरी पार्टी का ताल्लुक नहीं है, तो उसके ऊपर क्या होगा? कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी वो, क्योंकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं, डेनलूप टायर्स कंपनी वर्सेस सेल्फ्रीज लिमिटेड। सो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें जो डी सोल्ड टायर टू ए ऑन द कंडीशन दैट ही विल नॉट सेल द टायर टू द पब्लिक बिलो डीज लिस्ट प्राइस। A sold tire to S on this condition. S further sold them below the list price. D filed a suit against S and it was held D could not sue S as he was stranger to the contract. उम्मीद है आपको समझ आएगी, लेकिन मैं आपको और मज़ीद आसान तरीके से बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम पेन टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पार्टी थी जी डी, ठीक है, और सेकंड पार्टी उसने क्या किया? कुछ टायर्स उसने सेल किए, किसको? एक पार्टी ए को, ठीक है। अब और उस पर एक कंडीशन रखी कि तुम ये जो टायर्स हैं, इसका और इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उसने क्या कहा जी, ये जो टायर्स हैं, ये जो तुमने एक सर्टन अमाउंट से कम नहीं बेचने। एक प्राइस फिक्स होगी कि फॉर एग्जांपल 5,000 का एक टायर बेचोगे तो 5,000 का ही टायर बेचेगा। तो इसने क्या किया? ए ने आगे फर्दर जो है एस को टायर बेचे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो इन दोनों के दरमियान कंडीशन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ए ने क्या किया? एस को टायर्स सेल आउट कर दिए। अब क्या हुआ? एस ने आगे जो है वो मार्केट प्लेस में, जिसको हम एम काउंट कर रहे हैं, मार्केट प्लेस में कहीं और जो टायर्स वो बेचे, लेकिन वो कंडीशन पूरी नहीं की जो डी ने कही थी। तो अब जो मार्केट में सेल किए हैं, अब इसने क्या किया? डी ने केस कर दिया एस पे। डी ने सूट फाइल किया एस के खिलाफ कि यार एक कंडीशन थी, तुमने उससे टायर जो है कम कीमत पे क्यों बेचे। जो लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि डी का कोई ताल्लुक एस से नहीं है, डी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए के साथ, लिहाजा एस जो है स्ट्रेंजर है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इन दोनों के दरमियान जो हुआ था, लिहाजा ये इस पे सूट फाइल नहीं कर सकता। वो सूट डिसमिस हो गया, क्योंकि ए के साथ उसकी कंडीशन थी, ए ने कंडीशन फुलफिल की और उसने आगे सेल किए, एस ने आगे सेल किए, मार के वो जिस कीमत पर मर्जी बेचे, क्योंकि ए ने एस के साथ कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं किया था कि तुम इस अमाउंट में जो है वो बेचोगे इन टायर्स को और इस अमाउंट पे नहीं बेचोगे। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं जी एक्सेप्शंस टू जनरल रूल। कुछ एक्सेप्शंस भी, तो ये जनरल रूल हमने पढ़ लिया कि दो पार्टीज
के दरमियान में ये मामला हो सकता है, तीसरी पार्टी उसमें स्ट्रेंजर है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक्सेप्शन क्या है? ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट के लिए कोई हम चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई एक ट्रस्ट बना लेते हैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए, तो उसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो सू कर सकते हैं अंडर द ट्रस्ट। तो चाहे वो पार्टी उसमें थे या नहीं थे, लेकिन एक जो ट्रस्ट, जो एक इदारा बना था, वो उनके इंटरेस्ट के लिए बना था, वहाँ पे वो सूट फाइल कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के। उसके बाद सेकंड है क्या है? इंटरेस्ट। एन इंटरेस्टेड पर्सन इवन दो नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फोर्स एंड फोर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक किसी के इंटरेस्ट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि यार ये उसके इंटरेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जिसके इंटरेस्ट के बारे में, वो भी इसमें सूट फाइल कर सकता है और पार्टी बन सकता है इस केस में। फैमिली सेटलमेंट। अगर फैमिली मेंबर्स कोई आपस में सेटलमेंट करते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं? वो भी उस पर सू कर सकते हैं कि यार नहीं, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं भी फैमिली मेंबर हूँ। चाहे दो पहले भाइयों ने तीसरे भाई को इन्वॉल्व नहीं किया था, कि तीसरा भाई फिर केस में इन्वॉल्व हो सकता है, बाद में केस कर सकता है, भाई मैं कहाँ हूँ। तो आगे हम इसको वैसे एग्जांपल से देखते हैं। केस लॉ है बहुत। शुपू वर्सेस एमल। ऑन अ पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट property, two brothers agreed to pay certain amount to their mother for her maintenance, held she was entitled to recover the amount. So दो भाइयों ने प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली जो कि उनकी माँ के नाम थी, ठीक है। तो लेकिन एक कंडीशन पे कि वो अपनी माँ को एक सर्टन अमाउंट जो है वो मंथली खर्चा जो है वो उसको पे करेंगे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? मदर ने केस किया कोर्ट में बच्चों के खिलाफ, तो लिहाजा कोर्ट के थ्रू वो एंटाइटल हुई कि वो मेंटेनेंस लेगी, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उनके दरमियान वो जो है कंडीशन रखी गई थी। ये मदर क्या थी? बेनिफिशरी थी मेंटेनेंस की, तो ये बेनिफिशरी थी, तो ये फैमिली सेटलमेंट हुई, तो लिहाजा ये फैमिली सेटलमेंट में वो कोर्ट में उसने केस किया, उसे अमाउंट मिल गई जो मेंटेनेंस की अमाउंट थी। उसके बाद चौथा जो है हमारा एक्सेप्शन है प्रिंस एजेंट। और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल भी सूट कर सकता है। एक बंदा जो मेन है उसने एक एजेंट रखा हुआ काम करने के, चाहे प्रॉपर्टी डीलर है कुछ भी है, तो उसने काम करने के लिए बंदा रखा हुआ है। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसका एजेंट करता है तो उसमें जो है प्रिंसिपल भी सू कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट पे ये जो है रूल लागू नहीं होता। आगे असाइनमेंट। किसी को अगर किसी चीज़ के लिए असाइन किया जाए, वो बंदा असाइनी भी इसमें, असाइनर भी इसमें कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल भी है, ए असाइंड हिज इंश्योरेंस policy in favor of his wife. The wife can enforce it although she is not a party to contract. For example, A ने, एक शख्स ने इंश्योरेंस करवाई थी और उसमें जो बेनिफिशरी थी वो अपनी वाइफ को रखा था, तो लिहाजा उसकी वाइफ, उसके फॉर एग्जांपल वो बंदा मर जाता है या मतलब जो भी डिसेबल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बंदा ऑन द स्क्रीन नहीं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है अब, तो क्या होगी? वाइफ क्या होगी? वो केस कर सकती है इस इंश्योरेंस की पॉलिसी को हासिल करने के लिए। तो लिहाजा हमारा ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक था, लिहाजा ये ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो 11th टॉपिक होगा अनलॉफुल कंसिडरेशन, जो कि आल्सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल भी। सो हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हमारी पिछली वीडियोस जो है, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको पिछली वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा ये आपको, ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आपको जो है नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, आपको ये मिल जाए। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।